राम का स्वयं का जो आचरण था वो स्वयं अपने आप में हमारा आपका वो धर्म बन गया। सनातन धर्म की जो बात होती है वो और कुछ नहीं है, वही राम ने जो आचरण किया, माँ बाप की सेवा किया, माँ बाप के आदेश, माँ पिताजी के एक इशारे पर राजपाट छोड़ करके आकर के चित्रकूट में 11.5 साल उन्होंने बिताए और 12 वर्ष जो है वनवास में बिताए। ये है हमारा धर्म, ये है राम की दी हुई हमारी शिक्षा। भरत जो है, भरत जिनको राज मिला वो आकर के कह रहे हैं कि नहीं भैया हम नहीं बनेंगे, आप बड़े हैं हमसे, हम कैसे आपके रहते हुए हम राजा बन सकते हैं। ये है हमारा धर्म, त्याग तपस्या, ये हमारा धर्म है। सनातन जो है जिसकी समझ होगी, जो लोग सनातन को समझेंगे वो सनातन के विरोधी हो ही नहीं सकते, ये मेरा पूरा विश्वास है। और राम का स्वयं का जो आचरण देखिए, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मैं बातें कहना चाहूंगा। राम जहां एक तरफ विप्रों को, ब्राह्मणों का सम्मान करते थे और यहां तक कहा गया है गो द्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुस्तंधारी, मैं ब्राह्मणों के, गौ के, अन्य ऐसे पवित्र लोगों की रक्षा के लिए ही मैंने मनुष्य का शरीर धारण करके बैकुंठ छोड़ करके मैं यहां पे आया हुआ। राम ये भी कहते थे विप्रा प्रसादात धरणी धर्मोम, विप्रा प्रसादात कमलावरोम, विप्रों के प्रसाद से, विप्रों के आशीर्वाद से मैं इस धरती का राजा बना हूं। विप्रों के प्रसाद से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं जो है कमला मतलब लक्ष्मी का पति। विप्रा प्रसादात धरणी धर्मोम, विप्रा प्रसादात कमलावरोम, विप्रा प्रसादात अजितो जितो हम, विप्रा प्रसादात मम राम नानो। विप्रों के प्रसाद से मैं जो हूं मैं अजय बना हूं और विप्रों के ही प्रसाद से मेरा जो राम नाम है वो धन्य हुआ है, ये विप्रों के प्रसाद से हुआ। लेकिन वही राम साथ में यहां आकर के आपने ये सुना होगा, वो कहानियां पढ़ा भी होगा, यहाँ तो आपको साक्षात उनका जो पंचायत होती थी, उनको जो मिलने आते थे उसमें सबसे ज्यादा संख्या अगर होती थी तो किसकी होती थी? कोल और भीलों की होती थी। हमने जो इतिहास पढ़ा है, हमने जो रामायण का चित्रण पढ़ा है, वो कोल भीलों के बीच में 11.5 साल यहाँ रहे। ठीक है कि ऋषि भी आए, तपस्वी भी आए, महर्षि वाल्मीकि भी समकालीन थे ऐसा कहा जाता है, महर्षि मार्कंडेय भी यहाँ तपस्या की। तो इतनी पवित्र भूमि है, इसका वर्णन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा समय लगेगा। लेकिन साथ ही वो कोलों और भीलों के बीच भी यहाँ रहते थे। सबरी क्या थी? सबरी के जिन्होंने मीठे बेर खाए उस राम को हम पूछते हैं। जो सबरी के जूठे किए हुए, चखे हुए भी बेर को भी खाने में कोई परहेज नहीं करता है, कोई नहीं करता है। निषाद राज का आग्रह मानने में निषाद राज ने कहा नहीं भगवान, ये जो है आपका पैर में कुछ डिफेक्ट है, आपके पैर में जो धूल है उससे इसलिए पैदा हो जाती है, इसलिए हम आपको अपनी नाव पर नहीं बैठाएंगे। आप अपना पैर जब धुलवाएंगे तभी हम अपनी नाव पे आपको बैठाएंगे। उसके आग्रह को मान करके राम ने जो है उसके सिर पे हाथ रख करके अपना पैर धुलवाए। ये है राम। एक तरफ विप्रों की प्रशंसा, एक तरफ विप्रों का धन्यवाद, विप्रों को नमन। प्रातः काल उठकर बना था माँ पिता गुरु ना वही माता। एक तरफ इनका सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ निषाद का भी सम्मान करते हैं, सबरी का भी सम्मान करते हैं, कोलों और भीलों का भी सम्मान करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जो है आप वाल्मीकि समाज से आते थे, लेकिन राम के समकक्ष हम उनकी पूजा करते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की पहचान है। क्या लोग सिखाएंगे हमें सनातन की ये नहीं वो नहीं। हम महर्षि वाल्मीकि को भी जो है हम ब्रह्म का उल्टा नाम जप जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। ये है हमारा सनातन। उसकी सेवा करना हमारा परम धर्म है, उसको सींचना, जैसा कि माननीय सांसद जी कह रहे थे कि ये जो हमारा सनातन का वट वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, उसकी रक्षा करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य। धर्म पे जब हो धर्म की हानि तब हमें उठ के खड़ा हो जाना होता है और कुछ नहीं होता है और कुछ सोचना ही नहीं होता है कि हम इधर जाए उधर जाए। हमारे पटेल साहब तो हमारे घर आए नहीं, पटेल साहब की तरफ हमने देखा तो हमारा नमस्ते ही नहीं लिए। पटेल साहब तो हम
फोन किए तो फोन नहीं उठाए, ये सारी बहुत छोटी बातें हैं मित्रों। जो बड़ी बात है वो ये है कि हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है। वो ऐसा धर्म है, ऐसा वृक्ष है जो हर व्यक्ति को, हर प्राणी को, हर समाज के हर वर्ग को छाया देता है, उसका पोषण करता है। और उसका सबसे बड़ा जो माली है, अपने को जो बहुत बड़ी भाग्य से एक ऐसा माली मिलता है कि जो वृक्ष आप लगाना चाहते हैं उसकी बराबर जो है उसकी अच्छे से सेवा करें। ऐसे माली हमको माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वरूप में, माननीय योगी जी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के स्वरूप में हमको ऐसे माली मिले हैं जिनके हाथों को मजबूत किए बिना अभी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आप अभी हमको माननीय नगर पालिका के अध्यक्ष जी हमें बैठे बैठे हमारे कान में कह रहे थे कि भाई साहब एक ऐसा जमाना था कि यही इसी जगह पे ऐसे ही किसी समारोह में 2 व्यक्तियों को यहां से उठा ले गया, पता नहीं हत्या कर दी गई या क्या कर दिया गया। वो एक जमाना था। आज का जमाना है जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में कि किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी कमजोर आदमी को भी आंख उठा करके देख दे, बहनों बेटियों को आंख उठा करके देखे। तो ये समय हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी तपस्या से, बड़े साधना के साथ, बड़े अनुशासन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ ये समय हमको मिला है मित्रों। इसे हमें किसी भी तरह से खोने देना नहीं। मैं विकास की बात पर आऊंगा। बहुत सारा काम हुआ है, माननीय आपके पटेल जी ने करवाया है, माननीय अध्यक्ष जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी, सभी लोग इस प्रयास में लगे रहते हैं कि यहाँ का बुंदेलखंड की सूरत हाल जो है और बेहतर हो। लेकिन उसके पहले मैं एक और बात आप लोगों को समझाना चाहूंगा। आप लोगों को लगता है, कई बार लग सकता है या कई बार हो सकता है आपको आकर के कोई कह भी जाए कान में, भाई ये सब तो ठीक है, मोदी जी तीसरी बार बनेंगे, तुम्हारा क्या, सनातन धर्म की रक्षा हो जाएगी, तुमको क्या मिल जाएगा, आर.के. पटेल साहब जो है वो सांसद फिर से तीसरी बार बन जाएंगे, तुम्हारा क्या। मित्रों, इसका मैं विशेष रूप से इसी बात का जवाब देने के लिए आपके पास आया हूं। मैंने गुजरात में नौकरी किया है। मेरा सौभाग्य रहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले दिन जब मुख्यमंत्री की शपथ लिए उसी दिन हमारी भी नियुक्ति हुई उनके सचिव के रूप में। तो मैंने उनके साथ पूरा मुख्यमंत्री का उनका जो काल था वो पूरा उनके ऑफिस में हमने बिताया। मैं उनके साथ सहयोगी के रूप में हमने काम किया। आपकी जानकारी के लिए मैंने पार्टी तो अभी ज्वाइन किया है। 2021 में मैं भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी बना और उसका सदस्य बना, आज मंत्री हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति को मैं लगभग 20 साल 22 साल आज हो गया, 24 साल पहले तो मैं देख रहा हूं। और ऐसे मैं इसीलिए आपसे बात करना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मूलतः और शुद्धतः कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मित्रों, आप मानोगे नहीं, हमने ऐसे लोगों को उन दिनों 2001 से मैं माननीय मोदी जी के साथ काम कर रहा हूं, ऐसे आप ही जैसे कार्यकर्ताओं, कई बार लोग आते थे, मोदी साहब से मिलने आते थे, मोदी साहब होते थे नहीं होते थे, हमारे पास बैठ जाते थे, मैं चाय पिलाता था, उनकी बातें सुनता था। बातचीत में कई ऐसे कार्यकर्ता आते थे कि भाई साहब, मोदी साहब तो जब कार्यकर्ता थे तो हमारे स्कूटर में बैठ करके चलते थे, हमारी मोटरसाइकिल में बैठ करके चलते थे। तो ये फर्क है दूसरी पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी में। यहां जो भी सांसद बन रहा है, विधायक बन रहा है, मंत्री बन रहा है, वो कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक भी रिश्तेदार आपको दिखाई दिया आज तक आपके अनुभव से? एक भी दीनदयाल उपाध्याय का कोई रिश्तेदार आपको दिखाई दिया कि ये मंत्री बन गए हैं? या कोई एक नानाजी देशमुख ने यहाँ इतना बड़ा सेवा किया, एक भी मंत्री, विधायक, सांसद आप बता दीजिए जो उनका रिश्तेदार दिखा हो? एक भी व्यक्ति बता दीजिए जो नरेंद्र मोदी का रिश्तेदार हो, अमित शाह का रिश्तेदार हो? नहीं, ये कार्यकर्ता जो है कि पार्टी। यही एक बात आपको ध्यान में रखनी है। अपना क्या, सनातन की रक्षा होगी, नरेंद्र मोदी जी पीएम बन जाएंगे, उसी में, इसी बीच में, इसी 400-500 लोगों में कल का नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, कल का अमित शाह बैठा हुआ है, कल का अटल बिहारी वाजपेयी बैठा हुआ है। आप अमित शाह जी कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में हम लोग काम करते थे तो मिलने आते थे, तो कई बार 2-5 मिनट इधर उधर समय का होता था तो हम लोग के आकर के हमारे रूम में बैठते थे।
हम अपनी कुर्सी छोड़ के हम बगल में बैठ जाते थे, उनको कुर्सी दे देते थे। और कई बार, एक नहीं सैकड़ों बार मैंने उनको बात करते हुए सुना है कि हम लोग भी ऐसे पोस्टर लगाते थे, दरी बिछाते थे, बैनर लगाते थे, जो काम आज हमारा फील्ड का बूथ का कार्यकर्ता करता है। तो ये मित्रों, ये आपकी पार्टी है, ये हमारी पार्टी है। और कब आप वहां से उठ करके यहां बैठेंगे और यहां से उठ करके कब आप लखनऊ के कैबिनेट मंत्री बन जाएंगे, कब भारत सरकार के मंत्री बन जाएंगे, गृह मंत्री बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कोई सोच भी नहीं सकता। आपके बगल के राज्य के मुख्यमंत्री जो बने हैं माननीय मोहन यादव जी, जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने, विधायकों की भीड़ में कहीं पीछे बैठे हुए थे, उनको अनुमान था, आपको समाचार तो मालूम ही होगा, विधायकों की भीड़ में पीछे बैठे थे कि नहीं बैठे थे, और उनको अचानक कहा गया डॉक्टर मोहन यादव आप मंच पे आइए। कहा गया कि नहीं कहा गया? अब वो आज मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने हैं, वही हाल उनका भी था। कहीं पीछे की लाइन में पहली बार विधायक जीते थे, कहीं दबके बैठे हुए थे, देख रहे थे क्या क्या हो रहा है। अचानक उनका नाम लिया गया, भाई साहब आप शर्मा जी आप यहां आइए, मुख्यमंत्री बन गए। ये है कार्यकर्ताओं की पार्टी। और दूसरी पार्टियों का चरित्र देख लीजिए, बाप मरा तो बेटा, मां रिटायर हुई तो बेटा, बेटा और बेटी। यहां आप जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक सीट से पत्नी लड़ रही है, एक सीट से पति लड़ रहा है, एक सीट से भाई लड़ रहा है, एक सीट से चाचा का लड़का लड़ रहा है, एक से फलाना चाचा का लड़का लड़ रहा है। परिवारवाद यही है ना, फर्क है कि नहीं है भारतीय जनता पार्टी में? और यहां जो टिकट दिया जाता है वो पार्टी को हित को, देश के हित को ध्यान में रख करके दिया जाता है। आप में से ही किसी को आगे वाला टिकट मिलेगा, आगे आने वाले चुनाव में आप भी इसी तरह से प्रत्याशी होंगे। इसलिए मैं आप सभी से, देखिए मोदी जी को जो करना था 10 साल वो उन्होंने कर दिया। अब जैसे बात हो रही थी ना कि भाई पानी आवे नहर का, लेकिन आप मेन नहीं बांधे, छोटी नहर, छोटी सी नाली अगर आप नहीं बनाए तो खेत तक पानी जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये खेत तक पानी ले जाने का काम अब आपका है। और आने वाले 20 दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। इसमें एक एक व्यक्ति आर.के. पटेल बनकर के, क्योंकि ये संभव नहीं है कि कोई कितना भी व्यक्ति चलता हो, कितना भी व्यक्ति पॉपुलर हो, कितना भी उस मेहनत कर ले, लेकिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन में संभव नहीं होता है कि पूरी लोकसभा का क्षेत्र जो है उसमें एक एक घर में एक एक व्यक्ति के पास पहुंच करके नमस्ते कर सके, सलाम कर सके। वो काम आपको करना है। और ये देखिए, एक और मैं आपको बहुत आवश्यक समझता हूं, कई बार ये भी होता है कि अरे तो पिछली बार 58,000 से जीते थे, इस बार भी जीती जाएंगे, क्या मेहनत करना है, पटेल साहब इतने लोकप्रिय हैं, इतने मधुर। अभी मैं देख रहा था कि फूल फेंक रहे थे, तो सबके ऊपर तो इतने जब मधुर व्यक्ति है तो जीत ही जाएंगे, हमको क्या करने की आवश्यकता नहीं। मेहनत करनी है, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे विरोधी जो है किस तरह की शातिर चालें उनकी किस तरह की अपनाएंगे, किस तरह का छद्म खेल करेंगे, वो समझ पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आपको चौकन्ना रहना होगा, आपको जनता के पास पहुंचना होगा, आपको एक एक पन्ने के जो आपके हमारे जो वोटर हैं मित्रों, वो उनको सचेत करना होगा कि भैया भाभी चाची काका आप उस दिन कहां हैं, लाइए अपना नंबर दे दीजिए, कहीं आप ससुराल करने चले गए, कहीं ननिहाल करने चले गए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चौकन्ना होना बहुत आवश्यक है मित्रों। सनातन की बात मैंने किया, अब आती है बात कि यहां बुंदेलखंड में आपको याद है, आप सभी जो है 25, 40, 50 साल की उम्र के वाले लोग हम सब यहां बैठे हैं। आपकी ही याददाश्त में अभी हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी और नगर पालिका के चेयरमैन साहब के साथ में जा रहा था दर्शन करने, तो मैं पूछ रहा था क्या क्या हुआ है, क्या क्या करना बाकी है नगर पालिका क्षेत्र में। तो उन्होंने बताया कि भाई साहब अपनी सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले चित्रकूट तो हजारों वर्ष से सनातन है, लेकिन पहले की सरकारों ने, भाइयों एक बस थोड़ी देर और रुकिए, थोड़ी देर, पहले की सरकारों ने इसकी पूरी उपेक्षा किया गया, अयोध्या की पूरी उपेक्षा किया गया था, काशी की पूरी उपेक्षा की गई थी। एक बार मैं जब नौकरी में था प्रधानमंत्री कार्यालय में, तो मुझे मथुरा जाने का सौभाग्य मिला।
और देख करके इतनी पीड़ा हुई। यहां तो मैं बाद में आया हूं, अपनी सरकार के समय काल में आने का सौभाग्य मिला। मथुरा एक जैसे लगता था कि 50 साल में एक ईंट उस नगर में, उस दिव्य धाम में नहीं रखा गया। वही हाल अयोध्या का हुआ था, वही हाल चित्रकूट का हुआ था। तो आप स्वयं अपने चारों तरफ देखिए कि तब में, जब पहले की सरकार थी तब में और आज की सरकार है तब में फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा? फर्क पड़ा है, फर्क पड़ा दिखेगा आपको। बड़ी बातें मैं कहूं तो आपका देखिए पूरा बुंदेलखंड का जो एक्सप्रेसवे है, पूरा आज कितना आसान हो गया आपके लिए चलना। आपकी सुख सुविधाओं की, आपकी यातायात की सुविधाओं की चिंता जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। हर घर जल पहुंचाने की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। पानी की समस्या आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रोजगारी की समस्या, एक बात आपको शायद उतना अच्छे से मालूम नहीं हो, मैं उसे समझाना चाहूंगा आपको। कितना महत्वपूर्ण काम आपके इस बुंदेलखंड में हो रहा है, जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है मित्रों। ये मैं खुशनसीब हूं, मैं उस निर्णय का एक तरह से यूं कह लीजिए कि भागीदार हूं। प्रधानमंत्री कार्यालय में जब माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे सेना के उपयोग के बहुत सारे सामान जो है वो विदेशों से आयातित होते हैं, विदेशों से इंपोर्ट किए जाते हैं, क्या हम यहां नहीं बना सकते? तो सबने इधर उधर देखा, यहां साहब कुछ प्रयास कर सकते हैं लेकिन अभी तो यहां से खतरा है, वहां से खतरा है, तो इसलिए अभी तो हमको मंगाना ही पड़ेगा, इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने बोला, हम लोगों को काम दिया, हमारे जैसे अधिकारियों को काम दिया कि ऐसा करिए कि बहुत बड़े सामान का तो समझा जा सकता है कि तुरंत हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन छोटे छोटे सामान तो बना सकते हैं। हम सैनिकों की पहनने की वर्दी बना सकते हैं, सैनिकों का बूट बना सकते हैं, चश्मा बना सकते हैं, हैट बना सकते हैं, हेलमेट बना सकते हैं, बेल्ट बना सकते हैं। ये तो हो सकता है ना। हम लोगों को भी लगा कि हाँ, इसमें ऐसे सेना वाले ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई। हमने लगभग 300-350 ऐसे सामान थे जो छोटे छोटे सामान थे, और फिर भी विदेशों से, इटली और अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों से आयात किए जाते थे। उनकी लिस्ट बनाई, प्रधानमंत्री जी को दिया। प्रधानमंत्री जी ने सेना के अपने अधिकारियों को, डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारियों को बुला करके कहा कि ये सामान जो है अब देश में बनेंगे, भारत में बनेंगे, विदेशों से आना अब ये बंद करना है। और उसी सोच के तहत वो तुरंत बंद करवाया गया। और साथ ही फिर हम लोगों की नजर गई बड़े सामानों पर। प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई छोटे सामान तो अब ठीक है, कुछ बड़ों का भी सोचा जाए। उसी की सोच थी कि देश में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की रचना की कल्पना हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा किया, और एक में मैंने खुद में थोड़ा उसमें वो लगाया। हमने कहा कि साहब ऐसा करिए, इसमें से एक जो है उत्तर में दे दीजिए, एक दक्षिण में दे दीजिए। तो कहीं उत्तर में कहा, हमने कहा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, आप वहां के सांसद हैं, तो कृपा करिए उत्तर प्रदेश में अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। उन्होंने बहुत बड़ी कृपा करके उत्तर प्रदेश को आपके बुंदेलखंड में स्थापित होने वाला डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सिर्फ और सिर्फ भाइयों बहनों, सिर्फ नरेंद्र मोदी की सोच थी। नहीं तो वो भी चाहते तो इंपोर्ट होता रहता, लोग यहाँ वहां कमीशन खाते रहते, प्रधानमंत्री का उनका भी समय काल निकल जाता। लेकिन उनको चिंता थी कि देश का जो कीमती पूंजी है वो विदेश जा रही है, हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वही सामान अगर यहां बनेगा तो हजारों लोगों को रोजगारी मिलेगी। और आज वो डिफेंस का इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है वो बन करके अब उसकी रचना होने लगी है। कल मैं अध्यक्ष जी से पूछ रहा था कि कितना काम आगे बढ़ रहा है, तो बताया कि नहीं, इसमें काम अच्छे से चल रहा है। यहां बैठे हुए आपकी संतान, आपका भाई, आपकी बहन को यहाँ विदेशी कंपनियों में यहाँ आकर के वो लोग हमारा सामान बनाएंगे। उन कंपनियों में हमारे भाइयों बहनों को नौकरियां मिलेगी, और यहाँ बुंदेलखंड में, करवी और बबेरू में रहते हुए आपको विदेशी कंपनी का विदेशी पगार जो डॉलर में मिलना चाहिए था वो यहाँ रुपये में मिलेगा। इतनी खुशहाली, इतनी बरकत जो है आपके यहाँ आएगी। दूसरा उदाहरण, और ये 60 साल जिन लोगों ने शासन किया देश में, 25 साल 4-4 बार जो सरकारें जिन पार्टियों ने यहां चलाई हैं, उनको ये बातें क्यों नहीं सूझती हैं भाई। दूसरी एक क्षमता आपके बुंदेलखंड की मैं बताऊं
तो एक बहुत बड़ी आपकी क्षमता जो थी, जिसको अभी तक किसी सरकार ने सोचा नहीं था, वो थी सौर ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता आपकी। पूरे उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा के दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से सबसे जो उर्वरक जगह है, सबसे जो अच्छी जगह है, वो है बुंदेलखंड, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें थोड़ा तेज है, वहां ज्यादा गर्मी है। तो इसलिए अब जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जाकर के ये बात ध्यान में आई है, ये बात, इस बात पे काम हम लोगों ने शुरू किया है। मैं ऊर्जा मंत्री हूं, तो मैं स्वयं इस बात को देख रहा हूं कि हजारों मेगावाट की क्षमता जो है आपके बुंदेलखंड में है। पहले की किसी सरकार को ये बात नहीं सूझी थी। तो ये बातें अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। चित्रकूट में भी सौर ऊर्जा का बड़ा प्लांट स्थापित हो रहा है। मऊ में भी, यहाँ मऊ के ब्लॉक प्रमुख और नगर पालिका के प्रमुख भी बैठे हुए हैं। मऊ में एक बहुत बड़ा प्लांट स्थापित हो रहा है। ऐसे तमाम आपका पूरा चित्रकूट, बांदा ले लिया जाए, पूरा बुंदेलखंड ले लिया जाए, तो कई जगहों पे सौर ऊर्जा के जो प्लांट है वो स्थापित हो रहे हैं। तो इस तरह से आपकी जो आर्थिक प्रगति के लिए, आपके जीवन की खुशहाली के लिए, आपके रोजगारी के लिए जो काम होने चाहिए, एक तरफ यही तो मोदी जी की खासियत है कि एक तरफ जहां वो विरासत पे ध्यान दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विकास पे भी ध्यान दे रहे हैं। एक तरफ जहां राम मंदिर पे ध्यान दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ राम राज्य स्थापित करने के लिए भी हम लोग कृतनिश्चयी। और राम राज ऐसे ही आता है, एक एक व्यक्ति को जब रोजगारी मिलेगी, एक एक व्यक्ति को, जो सांसद जी बता रहे थे, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में ऐसे लोगों को, 4 करोड़ लोगों को, जिनके पास आज भी 70 साल में भारत को आजाद हुए 70 साल हो गए भाइयों बहनों, उनके सिर पे छत नहीं थी। बरसात आ जाए तो उनके बच्चे कहां सोएंगे, कहां बैठेंगे, उसका ठिकाना नहीं होता था। ऐसे 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास जो है बना करके दे दिया गया। और दूसरा 3 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, अभी का जो संकल्प पत्र आया है कि उसमें बाकी 3 करोड़ को आने वाले समय में, आने वाले 5 सालों में हम लोग बना करके देश को ये बेघर होने की जो समस्या थी, बिना मकान के रहने की, जीवन यापन करने की जो समस्या थी, हमेशा के लिए उसको जो है देश के लोगों को उससे छुटकारा मिल जाएगा। आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि लाखों टन अनाज जो आप इतनी मेहनत से खेती करके आप उत्पादन करते हो, जो अनाज, वैसा लाखों टन अनाज जो है सरकार की गोदामों में सड़ जाता था रखे। लेकिन पहले की सरकारों ने ये नहीं सोचा कि भाई ये जो सड़ी जा रहा है, कहीं गोदाम में सड़ जाता था, कहीं रेलवे स्टेशन पर रखा सड़ जाता था, कहीं किसी ट्रक डंपर पे ट्रकें, भरी ट्रकें जो है गोदाम के बाहर खड़ी महीनों जो है बरसात लग के सड़ जाता था। ऐसा अनाज अगर गरीबों को दे दिया जाए तो देश की क्या नुकसान होने वाला है भाई? किसी को सूझा था? नहीं सूझा ना। ये सूझा किसको? नरेंद्र मोदी जी को सूझा। अन्न की सुरक्षा, खाद्यान्न की सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, कि आदमी को, किसी परिवार को, गरीब से गरीब परिवार भी हमारे देश का, उसको सुबह खा लिया तो शाम की चिंता, शाम को खाया तो सुबह की चिंता अब सताने वाली नहीं है। कई साल से 80 करोड़ लोगों को जो है अनाज दिया जा रहा है, और आने वाले 5 साल भी ऐसे समस्याग्रस्त लोगों को, गरीब परिवारों को अनाज देने का गारंटी माननीय मोदी जी ने दिया है। तो ये है विकास की हमारी परिभाषा। एक तरफ गरीब के घर में चूल्हा जले, एक तरफ गरीब के घर का घर बने, शौचालय मिले, उसकी रसोई जो है वो लकड़ी और गोईठा और गोबर से न बनाते हुए, धुआं न खाते हुए, उसको स्वच्छ जो है ईंधन मिले। इन सारी बातों की चिंता अगर किसी ने पहली बार इस देश की किसी सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। तो सभी मापदंडों पे, चाहे वो हमारी भावनात्मक बातें हो, हमारे सनातन की रक्षा की बात हो, हमारे राम जिसको लाए हैं उसे हमें लाने वाली बात हो, चाहे हमारे खुद के भविष्य की बात हो कि भाई मैं कार्यकर्ता हूं, आज कार्यकर्ता हूं तो क्या मैं हमेशा कार्यकर्ता रहूंगा? नहीं। यदि गारंटी है कि नहीं, आप कल वहां से उठ करके यहां आएंगे, यहां से उठ करके ऊपर जाएंगे। तीसरी बात, हमारे क्षेत्र के विकास की बात की दृष्टि से, हमारा क्षेत्रीय विकास कैसे होगा, हमारे भाई बहनों को
हमारी संतानों को, आने वाली पीढ़ियों को रोजगार कौन देगा, कैसे देगा, इसकी भी गारंटी है। ये सब करने की अगर गारंटी कोई देता है तो मात्र नरेंद्र मोदी देता है। और इसके आधार पे एक एक व्यक्ति का विकास करते हुए, एक एक मोहल्ले गली का विकास करते हुए वो विकसित देश, विकसित भारत बनाने की बात करते हैं कि 2047 तक जब देश जो है अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएगा आजाद होने की, आजादी की, तो हम भारत जो है पूरी दुनिया में सीना तान करके, सिर उठा करके कह सकेगा कि हम भी अब विकसित देश की व्याख्या में आ गए हैं, विकसित देशों की लाइन में जाकर के हम खड़े हो जाएंगे। और तब जो है हमारे आने वाले पीढ़ियां, हमारे भाई बहन जो है और भी ऊंचा सर करके पूरी दुनिया में जो है जा सकेंगे, आ सकेंगे। ये सारी बातें, कौन सी ऐसी बात है जो हमारे काम लायक नहीं है? कोई ऐसी बात इसमें है जो हमारे काम लायक नहीं है? फिर क्या कोई आके समझाएगा भाई? कोई हमको विभाजित करने वाले लोग आएंगे, हमें आपको हमारे ही संगठन में, हमारे ही उसमें आ करके हमारे आप में मतभेद करने वाले लोग आएंगे, उनसे हमें सावधान रहना है। मैं अपने मित्रों से, वरिष्ठ मित्रों से भी कहूंगा कि देखिए ये धर्म, जैसा कि कहा गया, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई, इसमें जो है अधर्म से हमें लड़ना है। चाहे हमारा व्यक्तिगत मान्यता कुछ भी हो, हमें एक एक सीट। और मैं ये भी कहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो थी, आप सबको मालूम है कैसे गिरी थी, कितने वोट से गिरी थी? पहली बार खाली 1 वोट से। अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे? ब्राह्मण थे। उनकी सरकार 1 वोट से भाइयों बहनों गिराई गई थी। तो ये एक एक सीट जो है, एक एक सांसद का जो हमारा चुनाव जो है इतना महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप सबसे मैं गुजारिश करने आया हूं, आप सबसे हाथ जोड़ करके पूरे पार्टी की ओर से, अपने प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, पूरे नेतृत्व की ओर से मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि कोई भी व्यक्तिगत इसमें मनमुटाव की बात, कहीं व्यक्तिगत कहीं कोई समस्या हो, सब कुछ भूल के सबसे ऊपर आकर के हमें जो है अपने सांसद को भारतीय जनता पार्टी के निशान पर, कमल के निशान पर अपने सांसद को विजयी बना करके लोकसभा में भेजना है। और तब जाकर के हम फिर एक बार मोदी सरकार का सपना जो है हमारा साकार होगा। और उसके लिए आप सबको कमर कस करके हर संभव प्रयास, हर संभव कोशिश आपको जाकर के बूथ स्तर पे, शक्ति केंद्र के स्तर पे मित्रों करनी। आने वाले दिनों में मुझे विशेष रूप से लोगों का संपर्क कर लेना, लोगों को आने वाले दिनों में चिट्ठियां पहुंचानी होंगी, थोड़ा वातावरण बनता रहे। हर हफ्ते एक आध मोटरसाइकिल या साइकिल रैली या पैदल रैली निकाल करके लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट, थोड़ा लोगों का उत्साह जगाए रहना। मतदान के दिन कोई बाहर न चला जाए, बाहर चला गया हो तो उसको बुला लेना। और मतदान जो है, जैसा कहा गया कि 70%, 80% तक हमारा मतदान हो, इसलिए और उसमें भी जो हमारे लिए अच्छे मत केंद्र है, जो हमारे अच्छे बूथ हैं, उन पर ज्यादा मतदान हो, इसके लिए हमें विशेष रूप से चिंता आप करेंगे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में बहुत ज्यादा समय से आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक बार फिर से बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद, धन्यवाद भाई।